हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए हम लोग करंट अफेयर्स क्लासेस डालते हैं और आप हमें चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। करंट अफेयर्स की बात करें तो वाईपीए का जो करंट अफेयर्स मटेरियल है ये बहुत ही अच्छा है और वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स अवेलेबल है ये। डेली अगर आप इसे रेगुलर पढ़ते हैं तो एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा सही होंगे। हमारा जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड से काफी हद तक कवर हो जाता है। और डेली करंट अफेयर्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स है, एग्जामिनेशन के लिए हमारी फटाफट मैगजीन है, इनको आप ध्यान से पढ़िए। और हमसे अगर आपको लाइव क्लासेस में जुड़ना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डेली हमसे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे जो शॉर्ट्स आते हैं वो भी काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं। हमारे और भी अब वीडियोस आएंगे जिनमें आपको किसी भी टॉपिक को जो है जो थोड़ा और ज्यादा एलेबोरेट करके मेंस के पर्पज से बताया जाएगा आगे आने वाले वीडियोस में। तो आप हमसे से जुड़िए, कनेक्ट होइए और बाकी लोगों को भी इंकरेज करिए कि वो भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े। और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होइए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म 15 अप्रैल को कल जो है वो हिमाचल प्रदेश डे जो है वो मनाया गया। और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश बना था तो उसी के उसमें है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1971 में 25 जनवरी 1971 में इसको स्टेटहुड मिला था और ये इंडिया का 18th स्टेट बना था। तो जैसे कि इस तरह से अगर जो चीजें आती है इसमें करंट अफेयर्स तो चलो है ही, साथ ही साथ स्टैटिक क्वेश्चन भी कवर हो जाता है क्योंकि इस तरह से पूछे भी जाते हैं क्वेश्चंस। और हिमाचल प्रदेश को जो है वो 30 प्रिंसली स्टेट्स थे 1948 में, उनको जो है वो मर्ज करके बनाया गया था, पोस्ट इंडिपेंडेंस उनको इंटीग्रेट किया गया और फिर उसके बाद ये जो है वो स्टेट बना। और जो मेजर हिल स्टेशंस हैं इसमें जैसे शिमला, मनाली, धर्मशाला। अब धर्मशाला की बात आती है तो जैसे इसमें है कि सीट ऑफ तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाइल है, जब जो दलाई लामा है वो चाइना से तिब्बत से उनको हट वो किया गया था चाइना के द्वारा, तो इंडिया में आए थे। इन्होंने यहाँ पे शरणागत मांगी थी तो गवर्नमेंट ने इनको धर्मशाला में रहने के लिए दिया था प्लेस, तो अभी भी वहीं पे से इनका जो है वो चलता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसी के उपलक्ष्य पे काफी सारे वहां पे कल्चरल फंक्शंस वगैरह हुए। और अ, इसको जो है ये इनिशियली इसको जो है वो स्टेटस ऑफ ए चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस का दर्जा मिला था। ठीक है, 1948 में। बाद में इसको 1950 में पार्ट सी के अंतर्गत आता था ये स्टेट में। फिर 56 में इसको यूनियन टेरिटरी किया गया, फिर बाद में 1971 में इसको फुल फ्लेश्ड स्टेट जो है वो बना दिया गया। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब ए बी सी जो कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं ये हमें पता है कि जब इनिशियली जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो स्टेट थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और बाद में फिर रिलीजियस लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है वो आपका स्टेट्स बने, तो फिर धीरे 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 और स्टेट जो है वो बनते चले गए। प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स हैं, तो ये सारी चीजें मतलब इससे जो है वो चीजें कवर अप हो जाती है। और हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, साथ ही साथ जो है वो वीर भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है। फिर प्रधानमंत्री मतलब अब ये बहुत रिलीजियस चीजें हैं क्योंकि अब प्रधानमंत्री जाते हैं, इनॉग्रेशन करते हैं तो पता होना चाहिए कि लोकेटेड कहाँ है। लेकिन बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन हाँ, ये कल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने जो है वो श्री गुरु भैरव वैक्य मंदिर, ये श्री क्षेत्र आदिचुन चानागिरी है मांड्या कर्नाटका में, वहां पे इनॉग्रेशन किया इन्होंने। और इसमें पूरा गैदरिंग को अपना जो है वो एड्रेस किया। फिर इसमें इन्होंने अब जैसे कुछ चीजें बताई, इसने कहा कि ये जो पीठ है, ये मठ है जो, ये यहाँ पे तत्व ज्ञान और तंत्र ज्ञान, ठीक है, फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी को जो है वो एक यूनिक ब्लेंड देखने को मिलता है। और ये कर्नाटका का एक प्रमुख जो है वो आइडेंटिटी है।
फिर इन्होंने साथ ही साथ इसमें नाम मेंशन किया कि जो मांड्या है, इसको जो है वो शुगर सिटी भी कहा जाता है, शक्कर नगर, तो ये इन्होंने बताया। और कर्नाटका के बारे में कहा कि ये अपनी डीप फिलोसफी के लिए जाना जाता है, कि कैसे फिलोसफी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दोनों का ये यूज करते हैं। उन्होंने बताया कि ये जो आदि चुन चानागिरी मठ है, इसका 2000 पुराना इतिहास है, और इसमें काफी सारे स्पिरिचुअल जो है वो लोग हुए हैं, जिन्होंने कि इनको आगे बढ़ाया है। और इसमें जो महंत वगैरह थे, इनके बारे में बताया। तो जैसे अब शुगर सिटी है, ये याद रख सकते हैं। तत्व ज्ञान, तंत्र ज्ञान, ये क्या है? ठीक है। ये एक फिलोसफिकल नॉलेज को कहा जाता है, और तंत्र ज्ञान में मतलब जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये चीज ही जो है इसमें बनती है। और जैसे मांड्या डिस्ट्रिक्ट का जो उन्होंने जिक्र किया, शुगर सिटी, इसको जो है वो शुगर बोल ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इस तरह से जो चीजें हो रही हैं, जो करंट में अब वो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो वो बहुत वैसा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, बट जो इससे रिलेटेड चीजें, जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आ रही है, ये जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये जो है वो वोकालिगा कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो इनके बारे में ये इन्होंने बताया कि कैसे जो है यहाँ की जो साधु थे गौतम महर्षि, उन्होंने पूरा अपना डेडिकेशन था उनका लॉर्ड शिवा के प्रति, और उनका वर्शिप जो है वो किया। इस ट्रस्ट के माध्यम से बहुत सारे वहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स जो है वो चलते हैं। तो ये सारी चीजें रही। फिर सुपर टाइफून सिंगलाकू, ये आया है, यूएस का नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड है, वहां पे हिट किया है इसने। इसकी वजह से काफी डैमेज हुआ है। ये ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में आ जाएगा, डिजास्टर्स में। और हैवी रेनफॉल हुआ है, स्ट्रॉन्ग विंड जो है चली है। और इन्फॉर्मेशन अभी दिया गया है कि सिल्लाकू जो है अभी तक का, इस साल का सबसे पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो है। और ये इसको जो है वो कैटेगरी 5 इक्विवेलेंट जो है, ये वायलेंट इसमें कैटेगरी में रखा गया है। और इससे जो है वो आ, मारियाना आइलैंड के साथ साथ साइपान, तिनयान, इन सब जगह पे भी जो है अफेक्टेड हुए हैं। 240 किलोमीटर पर स्पीड की रफ्तार से जो है वो विंड्स जो है वो चले हैं। हैवी रेन की वजह से जो है वो फ्लैश फ्लडिंग हुई है। ठीक है, तो ये है। तो इस टाइफून का नाम रहेगा इम्पोर्टेंट। और नॉर्दर्न मैरियाना आइलैंड और गुआम, ये काफी जो है वो जाने जाते हैं, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली स्टॉर्म वगैरह आते हैं। ये पैसिफिक टाइफून बेल्ट में सिचुएटेड है। और यूएस का जो नेशनल वेदर सर्विस और जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है, वो इन सब चीजों को मॉनिटर करता है, वार्निंग वगैरह इशू करता है कि इस टेरिटरी में ये सारी चीजें जो है वो होने वाली है। तो स्टॉर्म का नाम याद रहेगा, साथ ही साथ आइलैंड किस, अगर से पूछ दे कनेक्ट करके कि हाँ ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है। फिर सिमिलरली इंडिया के लिए एक आर्टिकल था कि क्या जो है वो प्रिडिक्शन आया है कि जो मॉनसून है वो क्या रह सकता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक प्रिडिक्शन है। तो इसमें बताया गया है कि अभी अगर हम देखें तो लगातार 2 सालों तक सरप्लस रेनफॉल रहा है, अच्छी बारिश हुई है। और बताया जा रहा है कि जो इस बार का जो मॉनसून सीजन है, ये बिलो नॉर्मल रहने का जो है वो फोरकास्ट किया है आईएमडी ने। और उन्होंने कहा है कि लगभग 8% का डेफिसिट देखने को मिलेगा। ठीक है। और इन्होंने कहा कि डिप्रेस्ड मॉनसून रहेगा, और जो सेकेंड हाफ है अगस्त और सितंबर का, उसमें इफेक्ट देखने को इसका मिलेगा। और इनका इंडिकेशन आया है कि अल्नीनो जो फिनोमेना है, वो उसके वजह से इस बार जो है वो कम बारिश होने की संभावना है। और अल्नीनो, जैसे हमें पता है कि काफी बार पूछा भी जा चुका है, आता भी है, कि इसकी वजह से जो है वो वार्मिंग हो जाती है पैसिफिक ओशन में। ठीक है। और इसका पूरे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उस पे इफेक्ट देखने को मिलता है, क्लाइमेट पे काफी इफेक्ट पड़ता है। अल नीनो और ना नीनो, इसकी वजह से जो है वो सूखा पड़ जाता है कुछ एरियाज में, कुछ एरियाज में हैवी रेनफॉल होता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसका इंडिया के जो मानसून है उस पे काफी बैड इम्पैक्ट जो है वो मिलता है, काफी कम बारिश होती है। तो इसकी वजह से हीटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इसी को देखें हम, तो इसमें हमको जो है वो एल नीनो के बारे में
एक एक रिवीजन करने को मतलब मिलता है कि कैसे जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है उसकी वार्मिंग होती है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है भारत के मॉनसून सिस्टम में, और वहां पे जो मॉनसून है वो बिलो एवरेज जो है वो रहता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन्होंने कहा है कि इन्होंने हाईएस्ट एवर डिसबर्समेंट किया है 613 करोड़ का, जो फाइनेंशियल ईयर रहा है 25-26 का। और इससे 61,000 से ज्यादा के जो बेनिफिशरीज हैं उनको हेल्प मिला है। इसके पहले जैसे अभी ये बैकवर्ड क्लास फाइनेंस का रिपोर्ट है, इसके पहले एस सी उसका भी आया था रिपोर्ट। उसमें भी उन्होंने बताया था कि इस बार रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं पैसे लोगों को, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड किया गया है। और इसमें कहा है कि लगभग 16% इंक्रीज रहा है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। फिर बैकवर्ड क्लास फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो अब जैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल साइंसेज एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको डेवलपमेंट करना, उनको इकोनॉमिक जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। उनके लिए नए-नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स जो है वो अगर वो चाहते हैं करना तो उनके लिए उनको हेल्प प्रोवाइड करना। और इसमें इन्होंने बताया कि जैसे 25-26 में जो है वो काफ़ी रिकॉर्ड किया दिया। और इसमें जैसे 2 स्कीम्स के बारे में बताया था, विश्वास स्कीम, ठीक है। और ये जो है इसमें जो ओबीसी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है वो इंटरेस्ट रेट में सब्सिडी जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो जो लोन लेते हैं ताकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको वो बेहतर तरीके से कर सके। तो ये विश्वास इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है ये आपका नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का स्कीम है। तो ये आ सकता है। साथ ही साथ पीएम दक्ष स्कीम है, ठीक है। ये है आपका प्रधानमंत्री दक्षता और कौशलता संपन्न हित ग्रही। और ये जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, इसमें ओबीसीज भी आते हैं। और इसमें बताया गया कि 4 करोड़ का जो ग्रांट है इसको यूटिलाइज किया गया और टारगेट किया लोगों को, जिसके तहत उनको जो है वो ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये है तो इम्पोर्टेंट। ये मेनली ये जो सारी चीजें हैं ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए है ना, हाँ, एस सी लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के हैं। ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो एनबीसी एफडीसी जो बना है कॉर्पोरेशन, ये उनको सपोर्ट करता है। जैसे अभी 2 दिन पहले आया था कि एससी के लिए भी है एक पूरा वो कॉर्पोरेशन, तो उसके तहत उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो एसटी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल ग्रुप के लिए भी हमें पता है काफी सारी अलग से हाँ। योजनाएं हैं। तो मतलब हर एक कैटेगरी के लिए जो है वो स्कीम्स हैं, जिनके तहत लोगों का जो मेन मोटिव है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, एजुकेशन बढ़ाना, ठीक है, लोन्स प्रोवाइड करना, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है वो वर्क करना। तो ये सारी चीजें जो है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब जैसे कभी कभी क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के ये पूछते हैं ना कि ये अब विश्वास इसकी मत तुम्हें दे देगा तो फिर वहां पे दिमाग में आएगा नहीं कि कहाँ, अरे कहाँ पे पढ़ा था, ओबीसी का है तो ना। नहीं आएगा। तो इस तरह से, या पीएम दक्ष के बारे में पूछ दे, ये किससे रिलेटेड है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलती है, वो ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। वो एक तरह से रिवीजन होता है चीजों का, है ना। अलग से पढ़ने बैठो, अब डेली पढ़ते रहोगे तो वो चीजें याद रहेंगी, कहीं ना कहीं वो क्लिक कर जाएगा, स्ट्राइक कर जाता है चीजें। तो ये है। ये नई चीज आई है आज नहीं? हाँ, आज है काफी ऐसा सारे तो था इंफॉर्मेशन है। था काफी टाइम से, इसका हाँ, आज ये नया। हाँ। फिर तेलंगाना में जो है वो सर्वे हुआ था, ठीक है, कास्ट सर्वे हुआ था। तो उसका जो है वो रिपोर्ट आया है, डिटेल जो है वो कास्ट बैकवर्डनेस इंडेक्स, इसमें उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीजें रही हैं, पूरा एनालिसिस किया। और इसमें बताया गया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये जो है वो 3 टाइम्स ज्यादा है बैकवर्ड से और जनरल कास्ट से। और बैकवर्ड क्लासेस जो है वो 2.7% जो है वो मोर बैकवर्ड है, इन्होंने इसमें बताया। इन्होंने मतलब जो तेलंगाना स्टेट का रिपोर्ट है, तो हमारे पूरे एग्जामिनेशन के लिए नहीं, लेकिन तेलंगाना के जो स्टेट्स के जो करंट अफेयर्स बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये जैसे रहेगा।
उन्होंने कहा कि बैकवर्ड क्लासेस का जो पॉपुलेशन है वो वहां पे 56.36% है, एससी 17.42% है, एसटी 10.43% है, अदर कास्ट 15.79% है। ठीक है। और की फाइंडिंग्स इन्होंने बताया है, इन्होंने कहा है कि 107 कास्ट डीम लेस बैकवर्ड देन द स्टेट एवरेज। तो जितना एक तो कुछ मतलब कैटेगरी में भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। जैसे बैकवर्ड है तो उसमें भी लेवल ऑफ बैकवर्डनेस है कि कुछ कम बैकवर्ड है, कुछ ज्यादा बैकवर्ड है। तो इस प्रकार ये मतलब सर्वे करवाने का पूरा एक उद्देश्य यही था कि पता चल सके कि क्या स्थिति है डिफरेंट डिफरेंट उसकी ग्रुप्स की, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो डिस्पैरिटीज है उस पे वर्क किया जाए, उनकी जो लिविंग कंडीशन है, जो एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको बढ़ाया जाए। तो इसके लिए इनकी ये रिपोर्ट आई है। फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल और जो हमारा अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है प्रपोज, आज ये बिल जो है वो टेबल रखा जाएगा पार्लियामेंट में, इस पे डिस्कशन पूरा चलेगा। इसी से रिलेटेड आज कई सारे आर्टिकल निकले हैं। अभी 16 से 18 तक का एक्सटेंडेड ये बजट सेशन जो है वो चलेगा। इसमें जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 131 इसको लेके आएगी, और इसके तहत माना जा रहा है कि जो लोकसभा का जो लिमिट है सीट्स का 550, उसको बढ़ाकर 850 सीट्स जो है वो किया जाएगा। और इसमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, अब जैसे कि कल अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 50% जो है वो सभी जो स्टेट्स हैं उनकी जो सीट्स हैं उनमें इंक्रीज होगा। तो कितना ये हो पाता है क्या, ये अभी क्लैरिटी नहीं है। अभी जो ऑफिशियल वो है इसमें मतलब है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ईच स्टेट की, वो बेस्ड रहेगी ऑन इट्स प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है। और जो सेंसस का डेटा है वो 2011 का यूज किया जाएगा। तो इसके लिए इसका विरोध भी हो रहा है। जितने भी सदर्न स्टेट्स हैं वो पूरा एजिटेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये अभी इसको उस तरह से लागू नहीं होने देंगे। अब गवर्नमेंट का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल को ले आने के लिए मतलब ये इस तरह का पूरा है कि उसको पास कराना है। और जो विपक्ष है उसका कहना है कि अभी जो सेंसस हो जाए उसके बाद जो है वो ये सारी चीजें हों, मतलब उनका है कि ये सही तरीके से अभी नहीं होगा। बहुत सारी चीजों को देखना होगा कि सदर्न स्टेट्स को इसकी वजह से कोई लॉस ना हो, या जो हिली स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है। तो ये है इसमें जो प्रपोजल्स हैं। इसमें जो फ्रीजिंग किया गया था सीट एलोकेशन का, इसको था कि ये 2026 का जो सेंसस होगा उस तक रखा जाएगा। तो इसमें जो है वो चेंज की बात कही जा रही है कि 2011 को ही किया जाएगा। अब चूंकि जो 2011 का सेंसस था वो कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं था, जो 2026 का सेंसस है ये कास्ट बेस्ड है। तो इनका यही कहना है कि ये जब हो जाए उसके बाद फिर आप इसको करिए। तो आज ये मतलब अब इसको गवर्नमेंट चाह रही है कि ये पास करा दिया जाए, और इससे फिर आगे उनको जो है वो जो महिला रिजर्वेशन बिल है उसको लागू करने में जो है वो सहूलियत रहेगी। क्यों? क्योंकि इससे सीट्स बढ़ जाएंगी। फिर सीट्स के बढ़ने के अकॉर्डिंग जो फीमेल्स हैं उनको जो है वो 33% जो रिजर्वेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा दोनों जो लेजिस्लेचर्स हैं उनमें। तो ये सारी चीजें हैं। फिर बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पे एनडीए के सम्राट चौधरी, इन्होंने जो है ये शपथ लिया। ठीक है। इनकी कल स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई। नीतीश कुमार ने जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, ये राज्यसभा के लिए इलेक्ट हो चुके हैं। और सम्राट चौधरी ये बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर हैं बिहार में। ठीक है। और इसके पहले अभी ये डिप्टी सीएम पे थे। फिर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन के बारे में आज रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया है कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, अभी एफसीआरए को लेके बजट सेशन में विवाद हुआ था। सरकार एक बिल लेके आई थी, उसका विरोध हुआ था, तो फिर उसको भी कमेटी को स्टडी करने के लिए भेज दिया गया है। तो इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं इसमें बताया गया है कि अब जैसे कि बाबा बागेश्वर धाम है, जैसे एक रिलीजन वो चलाते हैं, तो इन लोगों को जो है वो ग्रांट कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन में। और इसमें मतलब कि ये जो है ये डिफरेंट मतलब जो एनजीओज हैं इनसे जो है वो पैसे ये ले सकते हैं। तो एनजीओ जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो तभी रिसीव करते सकते हैं जब उनका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो। और
इनको जो है वो कई सारी कैटेगरीज जैसे कि सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, कल्चरल प्रोग्राम, इनके अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, और तब इनको बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो जो रिपोर्ट्स आई हैं इसमें बताया गया है कि अभी तक अप्रैल 15 तक 38 एनजीओ को जो है वो एफसीआर रजिस्ट्रेशन दिया गया है। इसमें जो सिक्स हैं उनको जो है वो रिलीजियस हिंदू जो है उसके बेस उसमें जो है वो उनको जो है फंडिंग के लिए अलाउ किया गया है। तो इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं, जैसे बागेश्वर धाम, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, साईं बाबा संस्थान, शिरडी, जगन्नाथ टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, पुरी इंटरनेशनल सोसाइटी, इस्कॉन। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। एफसीआरए की बात करें तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हेलो। तो एफसीआरए की बात करें तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ये 5 इयर्स तक के लिए वैलिड होता है। ठीक है। और अगर हम डेटा की बात करें तो 2015 से 18,000 से ज्यादा जो एनजीओज हैं इनको जो है वो एफसीआरए में जो है वो इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा चुका है। क्यों? जैसे गवर्नमेंट का ये भी रहता है कि एफसीआरए से जो फंडिंग आती है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है, उसका कहीं ना कहीं जो है वो मिसयूज भी होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज, और उसमें ऑपोजिशन जो है वो इसके लिए इस पे विवाद इसलिए होता है क्योंकि ऑपोजिशन कहता है कि इसमें जो है वो जो गवर्नमेंट है वो टारगेट करती है पर्टिकुलर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनको। और गवर्नमेंट का कहना है कि एनजीओज को रेगुलेट इसलिए ज्यादा मस्ट हो जाता है क्योंकि जो फंडिंग आती है उसका जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यूज होता है। तो दोनों ही जो है वो अपने अपने जो है वो इसमें पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखते हैं। तो एफसीआरए या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये एक एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है कि किस तरह से जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको जो इनको एक्सेप्ट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से एसोसिएट करना है अपने आप को कंपनी से। तो ये सारी चीजें हैं। तो एफसीआरए भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट जो है ये मतलब रहता है। फिर जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनका जो है वो रिटायरमेंट हो गया है। ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और इनके अगेंस्ट जो है वो अपोजिशन जो मेंबर्स हैं उन्होंने मोशन लाया था, ये पेंडिंग है मोशन इनके रिमूवल के लिए पार्लियामेंट में। और ये जो इनका वाला मुद्दा था ये था कि इन्होंने 2024 में कंट्रोवर्शियल स्पीच दिया था, उसको लेके जो विपक्ष है इनको हटाने का डिमांड कर रहा था। इन्होंने विश्व हिंदू परिषद का अटेंड किया था ऑर्गेनाइज मतलब इवेंट, और वहां पे जो है वो इन्होंने कुछ चीजें जो है वो बोली थी। तो इनकी जो स्पीच थी उसको एज अ हेट स्पीच कहा गया, और उस तो में ये था कि इन्होंने कम्युनल डिसहार्मनी जो है वो फैलाई है। तो इसी के अगेंस्ट मोशन था। तो अब चूंकि ये रिटायर हो गए, जब रिटायर हो गए हैं तो ये पूरा मैटर ही जो है वो खत्म हो गया कि जब ये अब रिटायर हो गए तो फिर इनको क्या ही कोई इम्पीच करेगा या हटाएगा। तो दो जजेस हैं, ये एक शेखर कुमार यादव, तो इनका ये चल रहा था प्रोसेस। इनका इनके अगेंस्ट जो है वो अपोजिशन लेके आया था, और इसके अलावा जस्टिस वर्मा, तो उनके घर से जो है वो जले हुए नोट मिले थे लास्ट ईयर दिल्ली से, ठीक है, मार्च में। तो उनका इनिशियली उन्होंने उनको कहा था कि हम मतलब देंगे, फिर बाद में उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो उनके अगेंस्ट भी पूरा मोशन चल रहा था। तो अभी उन्होंने पिछले हफ्ते आई थिंक उन्होंने रेजिग्नेशन अपना दे दिया। तो दोनों ही जो जिनके अगेंस्ट प्रक्रिया चल रही थी तो वो अभी प्रोसेस अब नहीं रहेगा, क्योंकि जब नहीं, इस्तीफा दे दिया रिजाइन तो का भी आगे उसका उनका कोई था ना, उन्होंने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, लेकिन जो एलिगेशंस थी वो तो चलेंगी। अच्छा, हटाने के लिए ही था। जब हटाने के लिए था ना, वो इम्पीचमेंट के लिए था, इसी पे तो बात होती है। जैसे कि इसके पहले जब हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जब ये ऑर्डर आया था कि एनसीईआरटी में जो क्लास 8 की बुक्स थी उसको हटा लिया जाए, क्योंकि उसमें जुडिशियल करप्शन के ऊपर जो है वो हम्म। कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे काफी सख्त रवैया अपनाया था। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें पर्टिकुलरली जुडिशरी को टारगेट किया गया है, और भी जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी करप्शन है, बट उसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो इस पे भी काफी विवाद हुआ था, एक बहस छिड़ी थी कि अगर है तो इसको जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि आज तक जो हमारा हिस्ट्री रहा है, इतने साल हो गए इंडिपेंडेंस के, कोई भी जज कभी इम्पीच नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि केसेस आए नहीं है करप्शन के या एलिगेशन चार्जेस नहीं लगे हैं, बट हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा सिस्टम है ये इस तरह का है कि लोग बच जाते हैं या उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वजह से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं सही तरीके से, पूरे तरीके से काम जो है वो नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और सेबी,
इन्होंने जो है एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत जो कॉरपोरेशन है ये इसको अपना बढ़ाएंगे, और कि कैसे जो टेलीकॉम रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज ना हो, सिक्योरिटी मार्केट में फ्रॉड वगैरह के लिए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्कैम्स वगैरह ना हो। तो इनका कहना है कि एक पूरा एक एग्रीमेंट इन्होंने किया है कि हम एक मैकेनिज्म ऐसा प्रिपेयर करेंगे ताकि कोई भी फ्रॉड की एक्टिविटी होती है तो उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और बीच में इसको डिस्टर्ब किया जाए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो ना देखने को मिले। और इसमें ये अपना फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो डीओटी है वो शेयर करेगा सेबी के साथ। तो ये जो मोबाइल नंबर है जो सस्पिशियस एक्टिविटीज के लिए जाने हैं या जाने जाते हैं, इनका एक पैटर्न रहा है, तो वो उसको एनालाइज करेंगे। तो माना जा रहा है कि इससे बेनिफिट जो है वो रहेगा। तो इस बारे में अगर हम देखें तो हमारा एमओयू तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर ये किससे रिलेटेड है, या इसमें अ, जो कैसे ये डेवलप किया जाता है, इसको जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इनका एक चक्षु फैसिलिटी है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये इसको डेवलप करते हैं और ये संचार साथी के में आता है। तो इसमें एक तरह से अर्ली वार्निंग सिस्टम ये पूरा बनाया गया है कि जो फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शंस है उन पे ये पूरा काम कर रहे हैं। तो ये चक्षु फैसिलिटी ऐसे आ गया कि किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये है, तो इसी का वो यूज करेंगे और ये पूरा एक इंडेक्स इंडिकेटर बनाएंगे और फर्दर ये सेबी का हेल्प करेंगे, जिससे मार्केट में जो फ्रॉड्स वगैरह है उनको कम किया जा सके। फिर एलआईसी इन्होंने दो नए मोबाइल एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, माई एलआईसी और सुपर सेल्स साथी, ये दो है। और इनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करने के लिए और जो पॉलिसी होल्डर्स है उनकी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। एलआईसी की बात करें तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और नाम इनका याद रखना है कि सुपर सेल साथी और माई एलआईसी, ये दोनों इसी से रिलेटेड हैं। फिर जल जीवन मिशन के तहत जो है वो इनका एक कार्यक्रम चल रहा है, एक है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या एक्शन इन्होंने लिया है। तो कुछ एक नाम थे जो कि निकले थे। तो अब जैसे इन्होंने झारखंड गवर्नमेंट ने बताया कि इनका झारजल ऐप है। इस ऐप के तहत ये रियल टाइम जो ग्रीवेंस है उसका एड्रेस करते हैं। 72 आवर्स के भीतर जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ट्रैक करके और जो भी कंप्लेन होती है उसको सही किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि हमने ये ऐप डेवलप किया है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि हम मीता ऐप है, और ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग एप्लीकेशन है। इसका भी जो है वो यूटिलाइज करके जितने भी वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको ये जो वाटर सर्विसेज है उनको बेहतर करने के लिए जो है वो इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं। तो मतलब बस ये दोनों का नाम जो है वो याद रखना। फिर इसी तरह रायबरेली के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि हम भी जो है वो जल जीवन मिशन के तहत पूरा इस पे काम कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हम जल सारथी ऐप इसको एक्टिवली जो है ये काम कर रहा है। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ये मोबाइल एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड और जो आईफोन्स हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये अवेलेबल है। तो किसी को अगर वाटर रिलेटेड कोई इश्यू है तो वो उस पर रिपोर्ट कर सकता है और उसकी जो भी चीजें हैं प्रॉब्लम्स हैं उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा सॉर्ट आउट करता है। तो जल जीवन मिशन ये एक भारत सरकार का इनिशिएटिव है, जिसके तहत जो हाउस होल्ड्स हैं वहां पे 100% जो है वो टैप कनेक्शन जो है वो करना है, यही एम है कि इजिली एक्सेसिबल जो है वो सबके लिए जो है वो वाटर जो है उसको मिल सके घरों में, प्रॉब्लम ना हो, और इससे जो सबसे ज्यादा महिलाओं को समस्या होती है तो उनकी स्थिति जो है वो बेहतर होगी। तो ये है। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने जो है वो डायरेक्शन जो है वो इशू किए हैं जो फास्टैग इशूअर बैंक्स हैं। और इन्होंने कहा है कि ये जो है वो इमीडिएट वैलिडेशन ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर इसको जो है वो करें। और कि जितने भी जो नंबर्स हैं जो फास्टैग से इश्यूज हैं उसको ये पूरा जो है वो एक आइडेंटिफाई करें कि हाँ वैलिड है कि नहीं है।
ताकि जो हमारा जो टोल कलेक्शन है वो बेहतर तरीके से एक्यूरेट भी हो, रिलायबल भी रहे। ठीक है, तो एक नया एक स्टेप है कि जितने भी डेटा, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत ज्यादा मिसमैच देखने को मिल रहे हैं। जो फास्ट टैग का जो इशुएंस किया गया है और जो वाहन में क्या होता है कि जितने भी व्हीकल्स होती हैं उनका एक डेटाबेस रहता है, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो इसी के लिए जो एनएचएआई है उन्होंने इसको अब जो है वो कहा है कि हम इसको और बेहतर करेंगे। तो वाहन डेटाबेस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक नेशनल व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेटाबेस है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मेंटेन करता है। ठीक है, और फास्टैग हमें पता ही है कि जो नेशनल हाईवेज है वहां पे टोल कलेक्शन के लिए बनाया गया है, सब जगह ये लागू हो गया है। और अभी दो कुछ दिन पहले हो गया था कि डिजिटल जो है वो सारा चीजें रहेगी, पेमेंट जो है वो सब डिजिटल जो है वो रहेगा। ठीक। एक एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन टू 5.0 ये चल रहा है। तो इसमें जो हमारे इसका मतलब यही एक उद्देश्य है कि इनोवेशन को बेहतर किया जाए, एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर किया जाए। ठीक है, और इसके तहत जो है वो इन्होंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, इसका एक ICAINE है। ठीक है, तो ये एक हम्म। सिस्टम बनाया है, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम बनाया है, और इसका इनका कहना है कि इसमें जो है वो हम इनोवेशन को बढ़ावा देंगे, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करेंगे। तो ये हैकेथॉन का उद्देश्य यही था कि जो स्टार्टअप हैं उनको और बेहतर किया जाए। ठीक है, जो नए लोगों को इसमें जोड़ा जाए, जो भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इनमें इसमें ये इन्होंने काफी अच्छा वर्क किया है। जो आई आई AIIA इसकी बात करें तो ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इनका ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है ये आयुर्वेदा पे पूरा फोकस्ड है, और ये वेलनेस को कैसे बढ़ावा देना है बाय यूजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, इस पे पूरा जो है वो काम करता है। फिर इसी में जो है वो एक नया इनोवेटिव स्टार्टअप आइडिया आया, माइट आउट। और इसमें जो है वो इन्होंने कहा है कि ये जो है वो डुअल एक्शन लेंगे, ताकि माइएसिस लार्वी, ये लाइफ स्टॉक की डिजीज होती है, उसको खत्म करने के लिए इस पे ये पूरा काम कर रहे हैं। तो ये भी एक नया इनोवेटिव स्टार्टअप है। इसको एनिएसा माना और उनकी टीम ने जो है वो पूरा बनाया है। तो इन सब चीजों पे जो इसमें पूरा बातचीत इसमें हुआ है। तो मतलब इनका यही उद्देश्य रहता है कि कैसे इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक लोगों को एक प्रोवाइड करे, मंच दे कि आप इससे जुड़िए, अपने वो रखिए, बातें रखिए, और उस पे गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट पूरा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इंडियन रेलवेज के बारे में पूरा एक आर्टिकल था कि कैसे जो है वो इवोल्यूशन हुआ इंडियन रेलवेज का, कैसे इनका पूरा मॉडर्न हुए ये। ठीक है, और अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में 173 इयर्स अगो जो है वो स्टीम इंजन जो है वो शुरू हुआ था। पहला पैसेंजर ट्रेन चला था बॉम्बे टू थाने 16 अप्रैल 1853 को। अब चूंकि 16 अप्रैल है आज, तो उसी उसमें ये पूरा आर्टिकल इसमें निकला है। और कि कैसे जो रेलवेज है उसने एक नया जो है वो आयाम दिया, कनेक्टिविटी को पूरा बेहतर किया। और बॉम्बे में जो है वो पब्लिक हॉलिडे जो है वो डिक्लेयर किया गया है इस दिन पे। फिर मतलब काफी जो है वो सिग्निफिकेंट ये एक वो था उस टाइम पे। फिर इसके बाद धीरे 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 जो है वो स्टीम लोकोमोटिव जो ट्रेन है वो बढ़ती गई। फिर अब अगर हम देखें तो हमारा जो रेलवे सिस्टम है काफी बेहतर हो गया है। स्टीम इंजन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव्स, और फिर अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरी जो है वो हो गई हैं। रेलवे का जो नेटवर्क है ये काफी बेहतर हो गया है। और अगर अभी की हम बात करें तो हमारा जो इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम जो है वो बन चुका है। और फिस्कल ईयर 25-26 की बात करें तो इंडियन रेलवेज के थ्रू 471 करोड़ पैसेंजर्स इन्होंने ट्रेवल किया, 80,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, फ्रेट मूवमेंट हुआ अराउंड 1670 मिलियन टन्स का। ठीक है, और लास्ट जो 10 साल रहा है इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो काफी तेजी से हुआ है। जितनी भी हमारी रेलवे नेटवर्क्स हैं अभी के जो डेटा है 99.6% जो है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी हैं। मार्च 2026 का ये पूरा डेटा है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा रहा है।
और इनिशियली जो है वो कई तरह के गॉज सिस्टम रहते हैं, जैसे ब्रॉड गेज, जैसे जो पटरियां होती हैं, ब्रॉड गेज का जो लेंथ होता था 1.6 मीटर था, मीटर गेज का 1 मीटर, नैरो गेज का 0.76 टू 0.6 मीटर, स्टैंडर्ड गॉज। अब जैसे ये है, कभी कभी यूपीएससी में इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अब ये भी आया है रिसेंटली, तो हो सकता है ये आ जाए। फिर इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे सिस्टम जो है बना था, ये भी काफी बेहतर तरीके से काम करता है, तो ये भी सारी चीजें हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा बेटा रहा है। क्लियर नहीं हुआ जो ब्रॉड गेज और ये था नैरो गेज, ये क्लियर नहीं हुआ पटरी का ब्रॉड। साइज होता है, मतलब चौड़ क्या कितने उसका वो जो है वो पटरी रहेगा, जो पटरियां मतलब बिछी क्या रहती पहले हैं। से लेकर अभी में चेंजेस आए हैं? कुछ कुछ चेंजेस करते हैं, अब जैसे हमारी अब जो नए ट्रेन चल रही हैं उनमें भी कुछ अलग तरीके से ये बनाते हैं पूरा, है ना, नए, मतलब। अच्छा, वो इलेक्ट्रिक और इसमें डिफरेंस होंगे नहीं? हाँ, मतलब पहले जो है वो ये जो छोटी ट्रेन छोटी था पटरियां रहती थी, फिर धीरे धीरे मतलब पहले और चौड़ी चौड़ी रहती थी जब हमारे स्टीम इंजन चलता था। अब जैसे मॉडर्न ट्रेन हो जाएंगी, जितनी चीजें मॉडर्नाइज, जैसे कि अगर हम देखें तो जो बुलेट ट्रेन है उनका तो अलग ही पूरा सिस्टम है ना, वो तो मैग्लेव हाँ हाँ। बेस्ड होती है, मैग्नेटिक उस पे चलती हैं। अभी जो रेगुलर ट्रेनें हैं ये अभी चल रही हैं बहुत ज्यादा। अब पिछले 10 सालों में अगर कहा जाए तो काफी सारा नई लाइंस भी बिछाई हैं और अपग्रेडेशन भी किया गया है कि नए तरीके से, क्योंकि अब ये हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, जैसे कि वंदे भारत या जो अमृत भारत है ना, ये थोड़ी हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, तो इनके लिए जो है वो अलग तरह का सिस्टम बनाया गया है कि इसको ये सपोर्ट कर सके। तो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ना, ट्रैक्स को सपोर्ट किया कि मतलब इतनी हाई स्पीड को सपोर्ट भी तो कर सके ना, ट्रैक अगर वैसा नहीं रहेगा तो कैसे सपोर्ट कर पाएंगे वो, तो ये तो सारी अब चीजें जो है वो नैरो है पहले। हुआ है, ये और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि 26-27 का जो बजट है इसमें हमने काफी सारा आउटले रखा है रेलवेज के लिए, 2,78,000 जो है वो किया गया है, ताकि एक बेहतर रेलवे सिस्टम बन सके। कवच के बारे में बताया गया कि कवच के थ्रू जो है हम एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। और ताकि जो है वो एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो ना हो। अब एआई जो किया गया है, तो एआई के का यूज करके जो है वो एक सर्विलांस सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, और इसको डिफरेंट जो रेलवे स्टेशंस हैं वहां पे एक्सपेंड किया जाएगा, ताकि एआई का यूज करके भी जो रेल यात्रा है उसको सेफ बनाया जा सके, है ना, बेहतर बनाया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अब ये से इसमें ये बताया गया है कि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, तो यहाँ पे बुलेट ट्रेनें वगैरह चलेंगी। तो मतलब ये है कि काफी सारा वर्क हुआ है पिछले 170 ईयर्स में, और रेलवे का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देख लो, है कि इंडियन रेलवे स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में आता है, लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है, ठीक है, इसको लाइफलाइन भी कहा जाता है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हमने वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। कवच सिस्टम, इसको किसने डेवलप किया है, आरडीएसओ ने डेवलप किया है इसको, इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके, तो ये सब है। और जो सबसे पहले जो पैसेंजर ट्रेन चली थी 1853 में, उसको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, इस कंपनी ने जो है वो ऑपरेट किया था, ठीक है। अब इसमें देखो ब्रॉड गेज, अब यही है, रेलवे ट्रैक गॉज ऑफ 1.6 मीटर, द प्राइमरी गॉज यूज अक्रॉस द इंडियन रेलवेज नेटवर्क, इसको पहले इनिशियली जो है वो यही यूज होता था। गॉज का मतलब होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द टू रेल्स, डिटरमाइनिंग ट्रैक विड्थ, की मतलब ट्रैक की चौड़ाई जो है वो कितनी होगी। तो ये सारा है कि रेलवे में इतना इतना काम हुआ है। फिर जापानीज फर्म है क्रिएट मेडिक, ये एक सिलिकॉन कैथेटर मेकर ये स्टैब्लिश करेगा। और इनका मतलब ये सिलिकॉन कैथेटर बनाते हैं, तो चेन्नई में अपना ऑफिस बनाएंगे, फिर यहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये करेंगे, और यहाँ से इंडियन मार्केट और अफ्रीकन कंट्रीज में जो है ये भेजेंगे, ठीक है। तो ये बस नाम मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था कि कैसे जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अगर फर्म्स वगैरह आएंगी वर्क करेंगी तो जो पूरा सिस्टम है वो बेहतर बनेगा। आ, पापुआ न्यू गुना, यहाँ पे एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन माइला, ठीक है।
और पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो इसका भी नाम याद रखना, साइक्लोन मायना का। अब चूंकि ये सीजन पूरा आ गया ना, तो इस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोन्स स्टॉर्म्स ये सब आएंगे, तो ये सब भी जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया यूएसए में जो आया है वो, तो ये सब हो रहेगा। फिर एक रूलिंग आई है उसके इसके तहत, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, न्यू दिल्ली कोर्ट है, इन्होंने जयपुर के आर्ट गैलरी ओनर को जो है वो इन्होंने 17 साल बाद जो है वो उनको सजा मिला है, कन्विक्शन किया गया है इनका। और ये क्या करते थे, क्या कर रहे थे, इनको पकड़ा गया था इलीगल तरीके से, ये शहतूत शॉल्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। और शहतूत की अगर हम बात करें तो ये काफी इम्पोर्टेंट रहता है। ये पूछा भी गया, ये एक बार पूछा गया था कि किससे मिलता है। ठीक है, इसको तिब्बतन एंटीलोप जो होता है उससे ये बनाते हैं, उसके हेयर से। और इसको लोकल भाषा में चिरू भी कहा जाता है। चिरू जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो रहा है उसके शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि इसके जो इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनका किसी भी तरीके से जो है वो ट्रेडिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इनको इलीगल तरीके से पाया गया था, पकड़ा गया था। और इसी के इसी केस के ऊपर इनको 17 साल बाद जो है वो सजा मिली है। तिब्बतन एंटीलोप या पैंथोलॉप्स हॉट सुनाई। और तो चूंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो है वो वायलेशन हुआ था, तो इसके लिए इनको सजा मिली है। तो चीरू करके एक बार आया भी था, आईएएस में, यूपीएससी में ही पूछा गया था। और तिब्बतन एंटीलोप की बात करें तो लेट 20th सेंचुरी में ये लगभग एक्सटिंक्शन के कगार पे पहुंच गए थे। और क्योंकि इनके वूल के लिए जो है वो लोग इनको मारते थे। इनका इनसे जो वूल मिलता है उसको शहतूश कहा जाता है, या इसको किंग ऑफ फाइन वूल्स भी जो है वो कहा जाता है। काफी ये महंगे होते हैं, लग्जरी शॉल्स जो है वो बनते हैं। और 3 से 5 जो एंटीलॉप्स होते हैं उनका वूल को यूज करके एक सिंगल शॉल जो है वो बनती है। तो फिर इसीलिए जो है वो इसको जो है वो बैन कर दिया गया था कि इसको जो है वो, क्योंकि इसको फिर लोग मार रहे थे, तो इसके मारने के बाद से इनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई थी। तो फिर इनके कंजर्वेशन के लिए जो है वो काफी काम किया जा रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो पूरा बनाया गया कि कोई इनको किलिंग ना हो इनकी। ठीक है, तो ये है। तो चीरू, शहतूश, तिब्बतन एंटीलोप्स, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। ईरान ने कहा है कि ये जो है वो रेड सी ट्रेड को जो है वो रोक देंगे, क्योंकि जो यूएस है वो एक पूरा नेवल ब्लॉकेट जो है वो कर रहा है। ठीक है, अभी भी सिचुएशन टेंस है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा है कि नए सिरे से जो है वो बातचीत होगी, सेकेंड राउंड ऑफ जो इनका जो बात हो रही थी वो होगा। और पाकिस्तान इसमें मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। तो अब देखो फिर आगे क्या चीजें जो है वो हो पाती हैं। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बारे में डिटेल में पूरा एक आर्टिकल था, और उसमें जैसे कि मैं पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। क्यों? क्योंकि अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस हुआ है, जो वॉर चल रही है यूएस, इसराइल और ईरान की, इसकी वजह से एनर्जी सिक्योरिटी पे काफी इफेक्ट पड़ा है। ये जो स्ट्रेट है इससे काफी जो है वो शिप्स वगैरह आती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा था कि क्या है। और अभी फिलहाल जो इन्होंने सीज फायर लगाया है, तो कुछ जो शिप्स हैं वो इसके थ्रू पास कर रही हैं। और इसको एक मैरीटाइम चोक पॉइंट भी कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, तो ये जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल बना है, ये एक नेचुरल तरीके से बना है। एक नैरो स्ट्रेच होता है समुद्र के उसमें, और इसके थ्रू जो है वो शिप जो है ऑल्टरनेटिव रूट, मतलब लंबा ना रूट कैरी करके ट्रेवल करके उनको छोटे रूट के थ्रू जो है वो जाने का ये एक रास्ता तरीके से ये मिलता है। और ये जो है ये कोस्ट लाइन, आइलैंड्स, नैरो चैनल्स, इनके थ्रू जो है ये बनते हैं। तो इन्हीं से जो हमारा जो शिपिंग है वो वर्ल्ड का जितने भी शिपिंग वगैरह का काम होता है ग्लोबल, ये जो क्रिटिकल चोक पॉइंट्स है, जो नोड्स है, इन्हीं के थ्रू होता है। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड का जो ऑयल है, सबसे ज्यादा ऑयल का मूवमेंट होता है, 70 to 80% वर्ल्ड ऑयल जो है वो सी के थ्रू ही मूव करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चोक पॉइंट से होते हुए ये चीजें जो है आती हैं। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक पॉइंट माना जाता है। ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को
गल्फ ऑफ ओमान से और इंडियन ओशन से। ठीक है, और ये जो प्राइमरी एक्सपोर्ट रूट है, जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं इस रीजन के, वेस्ट एशिया में, वहां से ऑयल जो है वो इसी रास्ते जो है वो आता है। और ये सिर्फ जो है वो 21 नॉटिकल माइल्स या 38 किलोमीटर का जो है, इतना ही बड़ा है ये। और लेकिन ये पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी मतलब क्योंकि अब हम देख ही रहे हैं कि जब से वॉर चली है तब से स्थिति जो है वो काफी जो है वो प्रॉब्लम हो गई है। और इसके अलावा और भी काफी सारे जो है वो क्रिटिकल मैरिटाइम चोक पॉइंट्स हैं, जैसे इसमें बताया गया कि स्टेट ऑफ मलक्का, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, ये भी सब जो है इम्पोर्टेंट वो हैं। स्टेट ऑफ मलक्का की बात कही गई है कि ये मलय पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा इनके बीच में है। ये जो है वो शॉर्टेस्ट सी रूट है बिटवीन इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा बाबल मंदेब स्ट्रेट, ये अरेबियन पेनिनसुला और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में है। तो ये एक्ट करता है एज अ सदर्न गेटवे इनटू द रेड सी। ठीक है, और इसी रूट के थ्रू जो शिप्स हैं वो पास करती हैं, उसके बाद ये सुएज कैनाल तक जाती हैं, फिर मेडिटेरियन सी से जो है वो जुड़ती हैं। सुएज कैनाल की बात करें तो ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, आर्टिफिशियल वाटरवे है। और ये क्या करता है, ये दैट कट्स अक्रॉस इजिप्ट, और ये कनेक्ट करता है रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से। तो इस प्रकार से मतलब लॉन्ग रूट ना ट्रेवल करना पड़े शिप्स को, क्योंकि जितना लॉन्ग शिप्स जो है वो ट्रेवल करेंगी उतना जो है वो कॉस्ट ज्यादा आएगा। तो कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली जो है वो लोगों को बेयर करना पड़ता है, तो उससे और प्रॉब्लम होती है। तो ये रूट्स हैं, इन्हीं के थ्रू जो है वो पैसे जो है वो होता है। तो ये जितने भी चोक पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हमें पता ही है कि काफी टाइम से न्यूज में बना हुआ है, तो इस पे तो क्वेश्चन आ ही सकता है। एक फ्लोरेसेंट सेंसर जो है वो इन डेवलप किया है निकोटीन डिटेक्शन के लिए इन्होंने। और निकोटीन की बात करें तो ये काफी एडिक्टिव होता है, हार्मफुल होता है। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं निकोटीन को डिटेक्ट करने के लिए, ये हैं आपके GCMS, HPLC, ये जो है वो टेस्ट होते हैं जिनसे जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। तो मोहाली में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है एक सेंसर, जिसमें इन्होंने आयरन मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का यूज करके, ठीक है, एक माइक्रोस्कोपिक स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। और इनका कहना है कि इससे जो है निकोटीन है इसको ये डिटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो फिर तब बस ये जाने रहो कि ये क्या है। और जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछ दे कि कहाँ पे है, तो ये मोहाली में है। ठीक है, स्पोर्ट्स का देख ले तो इन्फोसिस ने जो है वो कार्लोस एल्केरोज इसको अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कल इन्होंने इसकी घोषणा की। और ये 7 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन रहे हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस ने इनको जो है वो अपना एक पार्टनरशिप किया है, इनको अपना एम्बेसडर बना दिया है। तो पीसीएस वगैरह में कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। एक न्यू रिसर्च हुई है, और ब्रेन से इंस्पायर्ड नैनो डिवाइस जो है वो बनाया है साइंटिस्ट ने। और ये एक हाफमेनियम ऑक्साइड मेम्ब्रिस्टोर जो है वो इसको कहा जा रहा है। और माना जा रहा है कि इससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यूज होता है एनर्जी, जो बिल है कि मतलब जो कहा जा रहा है ना कि जीपीयूज लगाएंगे हर जगह लग रहे हैं, तो इनसे जो है वो एनर्जी काफी इसमें कंज्यूम होती है। तो इनका कहना है कि हमने एक मेमरिस्टर बनाया है जिससे जो एनर्जी यूसेज है एआई सिस्टम में वो काफी जो है वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ जो कंप्यूटेशन है वो भी और बेहतर होगा। अभी जो कंप्यूटर्स हैं ज्यादातर ये यूज करते हैं न्यूमैन आर्क, इसमें जो है ये अपना जो कैलकुलेशन वगैरह के लिए जो डेटा वगैरह यूज करते हैं, तो अलग तरीके का इनका पूरा रहता है, तो वो काफी जो है वो कॉस्टली इनका पड़ता है। ठीक है, और ये जो ह्यूमन ब्रेन है उसको लेके ये काम जैसे करते हैं कि जैसे ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है, पूरा एक न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है, कैसे ये डेटा को स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग होके, तो एक तरह से पूरा एक हार्डवेयर ही है, बायोलॉजिकल हार्डवेयर है। और हमने जैसे कंप्यूटर बनाया, एआई है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है, ये एक पूरा सिस्टम है। तो कैसे हम उसको वर्क करें कि बेहतर तरीके से काम हो, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे भी काम हो, पावर का भी जो है वो कम
लगे, यूज हो, तो उसके लिए फिर क्योंकि डिमांड पावर की भी बढ़ेगी तो वो भी एक तरह से आगे जाके जो प्रॉब्लम ही रहेगा। तो इसी में इन्होंने जो है ये कहा है कि हमने एक ये नया डिवाइस डेवलप किया है, तो मेमरिस्टोर जो है वो इसको इन्होंने नाम दिया है। और ये जो मेमोरी स्टोर है इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस डाटा इन द सेम प्लेस, तो इससे जो स्पेस है वो भी ये कम रहेगा। और इनको नाम दिया है ये जो मेमोरी स्टोर, ये मेमोरी और रजिस्टर दोनों का एक कंबाइंड नेम दिया है। और इसका इनका कहना है कि जब ये करंट को रिमूव कर देंगे तब भी ये जो है वो चीजों को जो है वो याद रख सकेगा। और ये नैनो मटेरियल्स बने हैं, तो अभी फिलहाल इनके बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन है। और इसमें जो है इन्होंने हाफनियम ऑक्साइड का जो है वो यूज करके इसको ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं मेमरिस्टर्स इनको ये बनाएंगे। ठीक है, तो न्यू डिवाइस है ये। फिर नारी शक्ति वंदन रन, ये जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और मेजर सिटीज में ये होगा। और इसको जो है वो दिल्ली, कटक, पटना, मुंबई, इंदौर, इन सब जगहों पे जो है वो इवेंट्स जो है वो होंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनका विकास करना और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना, जो एक विकसित भारत का विजन है इसमें, तो इसी को देखते हुए। ठीक है, तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स का। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब जो करिए। लाइव क्लासेस से अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो आपके लिए और बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।